के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए बापू ने सीने पर गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना को दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहाँ पर आजादी का अर्थ सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं। इस देश में आजादी के एक या दो नहीं बल्कि 135 करोड़ अर्थ हैं। आजादी वो है जहाँ पर सपने के दरख्त फलने से डरे और ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने। आजादी वो है जहाँ पर अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमृतों के मौसम में बारूदों का खून आए। कब तक इतिहास पर लगे धूल को अपने माथे पर लगाते रहेंगे? अमर जवानी ज्योति को जलाए रखना है तो इसके जड़ में नया ईंधन भरना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और यह हक बुनियादी है। 1947 का सब्सक्रिप्शन को 22 में रिन्यू करना होगा। डरो मत, आगे बढ़ते रहो, अगले ही मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ पर वीर सुरेंद्र साहेब, बाजी राउत और लक्ष्मण नायक जैसे महावीरों ने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिए थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ पर हर 50 मील पर रूप, पहनावा और मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ पर डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने देश से पहले इस पूरी ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता है। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आजादी के अमृत उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आकांक्षा देवरंजिता आप सबको मेरी देश और समाज के बारे में कुछ कहने वाली हूँ। दोस्तों, आज भगत सिंह बहुत याद आते हैं। उनका जो कहना था कि देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, उनसे कह दो कि सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हम पागल ही अच्छे हैं। आज हमारा भारत देश संपूर्ण रूप से आजाद हो चुका है, परंतु क्या हम सच में आजाद हैं? जिस देश में दिन दहाड़े पर नारी की इज्जत की नीलामी होती है, वो कैसा राम राज्य है? जहाँ पर एक भूखी प्यासी माँ सिर्फ खाने के लिए अपने बच्चों को बेच देती है, वो कैसा राम राज्य है? जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजहब के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ते रहते हैं, वो कैसी आजादी है भाई? दोस्तों, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरे आंखों के सामने ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवान के शत विकसित अड्डर हैं, वो कैसी आजादी है भाई? दोस्तों, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरे आंखों के सामने ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवान के शत विकसित अर्धजलित शरीर के टुकड़े, रेत की टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर के लाल लाल रंग की सड़क के दृश्य सामने आते हैं। महोदय, महोदया, कुछ लोग तो यह कहते हैं कि देश को उग्रवादियों और आतंकवादियों से बचाया जा सकता है, परंतु कैसे? साथियों, अब तो हमारा त्रिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत। आजकल मैं हवा में फहराने से ज्यादा दफन में कफनाने की क्यों काम आता हूँ। हृदय तो उस दिन फट गया था जब एक बूढ़ी माँ अपनी बेटे की चित्र को देखकर बोली कि साहब, आप तो वर्दी में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? आज कुछ गद्दारों के कारण उन आतंकों के बंगलों की आकाओं की नाक सुनी हंसती है और हमारे शहीद हुए जवान की आंगन की तुलसी रोती है। और शहीद हुए जवान की विधवा जब चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्ही हालतों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, हर जिस्मियों की कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरी घर की तो रोटियां चली गई, मेरी घर की तो रोटियां चली गई, मेरी घर की तो रोटियां चली गई। हमारे इस देश के जवान कुछ इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सताता रहता है। वो यह जानते हैं कि एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को यह तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन उनके राइफल से निकलने वाली हर एक गोली को यह निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, लेकिन किसी निर्दोष को लगना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ना ही ये समाज उन्हें छोड़ेगी और ना ही दिल को ताल करने वाली मीडिया उन्हें छोड़ेगी। चिरागों को
उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। हमें बुनियाद है घर की और हमें ही घर से निकाला जा रहा है। हमारे भारत में जो तंत्र चल रहा है ना, वो है लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर इस पर जनता का दबाव है तो ये स्वर्ग का निर्माण करती है, और अगर इस पर जनता का दबाव नहीं है तो ये खुली हुई सांड की तरह होती है जो किसी को भी रौंद देती है। अफसोस थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु हाय, आजादी के बाद ये क्या हो गया? कलाम के स्वप्न का भारत न जाने कहाँ खो गया, कलाम के स्वप्न का भारत न जाने कहाँ खो गया, कलाम के स्वप्न का भारत न जाने कहाँ खो गया। अर्जुन गांडी उठा ले, गीता का प्रमाण है, अब गुण के समक्ष झुकना नहीं, अब गुण के समक्ष झुकना नहीं, क्योंकि हमें करना राष्ट्र का सम्मान है, हमें करना राष्ट्र का सम्मान है, हमें करना राष्ट्र का सम्मान है। वर्तमान यह प्रश्न उठता है कि देशभक्ति क्या है? आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े हो जाना, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे को जोर शोर से लगाना, या फिर अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया की डीपी फोटो को 3 रंग में रंगना है देशभक्ति। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में त्रिरंगा ले लेना है देशभक्ति, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ का वो बच्चा जब नंगे पाँव में ट्रैफिक की छांव में त्रिरंगा बेच रहा होता है, तब तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्या हमारा राष्ट्रगान इतना शकीन है जो कि क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा हॉल में बजने वाली राष्ट्रगान तक ही सीमित है? जी नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। धार्मिकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर एक काम है देशभक्ति। हमारे ये देश को पहले से ही शहीदों के लहू से छिलचित किया जा चुका है। अब इसे सरहद पर बहने वाली खून की नहीं, बल्कि इसे इस देश की हर एक नागरिक के रगों में बहने वाली खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है कि नई फौज की, जो कि भले ही बलिदान ना हो पाए, लेकिन उसका हर एक फूल, हर एक फल सिर्फ इस देश के चरणों पर समर्पित हो। यही कल्पना और यही संकल्पना का नाम है देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ जाए कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो इस जमीन पर रहो, भाईचारे से रहना है तो इस जमीन पर रहो, वरना ये कब्र भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर शाम को मदर इंडिया देखने के बाद रात को अपनी पत्नी को पीटते हैं, अपनी बहनों को कॉलेज छोड़ने के बाद कॉलेज के बाहर खड़ी हुई दूसरों की बहनों पर नजर डालते हैं, अपने फोन पर अश्लील तस्वीरें रखकर अपने ही पत्नियों को 7 इंच के ओढ़ने में ओढ़ कर रखते हैं, अपनी माँ की हर एक बात को ना बोलकर उन्हें ना बोलने वाली की मुंह पर एसिड फेंकने के इरादे से घर से निकलते हैं। ये सारे कारण हैं जिसके कारण हम महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। आज के इस जमाने में महिलाओं को आदर्शित नहीं, बातकुटित नहीं, बल्कि संरक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो महिला बेलन चला सकती है ना, वो बेशक 100 बार कलम चला सकती है और सरकार भी चला सकती है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा सिर्फ मध्याह्न भोजन और यूनिफॉर्म के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए एक सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब बड़े बड़े स्वप्न देखने के लिए भरी भरी जेबों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाणक्य जी कहते हैं कि एक देश का उदय और अस्तित्व दोनों ही एक शिक्षक के हाथ में समर्पित है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक शिक्षक ऑनलाइन में डाटा, अंडे, चावल बांटने के बदले में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसका तन मन समर्पित कर देगा। राजनीति से मुझे परहेज नहीं, बल्कि राज करने की नीति से मुझे एतराज है। चुना हुआ उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं होता, बल्कि वो जनता का सेवक होता है। वो जनता का हर समस्या का समाधान कर सकता है, परंतु हमारे यहाँ के राजनेता कुछ इस प्रकार हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं कि पहले आंखें फोड़ देते हैं और फिर इलाज करवाते हैं। और मुझे तकलीफ तो तब होती है जब हमारे भोले भाले जनता उन्हें उनकी कर्म और विचार को देखकर नहीं, बल्कि धर्म, पार्टी और प्रचार को देखकर वोट देते हैं। याद रखिए, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक पार्टी उसके विरोधी पार्टी के
नीतियों के विरोध करने के बदले में उसको सफल होने में उसका सहयोग करेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब संसद में फैसले लड़कर नहीं बल्कि नीतियों को समझकर लिए जाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब खेल में राजनीति और राजनीति में खेल नहीं देखी जाएगी। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर हम खुद नहीं जानते कि हम गंगा को पूजित करते हैं या प्रदूषित। याद रखिए, वो तुम्हें हिंदू कहेगा, वो तुम्हें मुसलमान भी कहेगा, वो तुम्हें हिंदू कहेगा, वो तुम्हें मुसलमान भी कहेगा, पर तुम्हें भारतीय होने पर ही अटल रहना है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो किसी मजहब के लिए नहीं बल्कि अपनी हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिए थे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब दिए सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में ज्ञान की रोशनी फैल पाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब चादर सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि हर सर बदन को उड़ाई जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब शांति सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि दो भाइयों के बीच में नजर आएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम की संख्या शून्य मानी जाएगी। हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि इस देश का हर एक नागरिक जब हाथ बटाएगा तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से शकीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनैतिक रूप से गंदा और जिन सिन पे बंदमय अखंड भारत को खंडित करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातों की नहीं, छोटी छोटी प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ठोकर छोटे छोटे पत्थरों से मिलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं। अंत में स्वर्गस्थ माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात मुझे आज याद आती है कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसकी कंकण कंकण में शंकर है। हम जिएंगे तो इसी भारत के लिए और मरेंगे भी इसी भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुने तो एक ही आवाज आएगी, और वो है